हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 18, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकास की अवधारणा। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इसमें से महत्वपूर्ण बात यह है सब्सक्राइब करने की, क्योंकि अगर आप एनआईएस बोर्ड से जुड़े हुए हो, अगर क्लास 10th की आपको 10th कर रहे हो, तो आपके रिगार्डिंग आपको साल भर कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मिलता रहेगा, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करने में ही आपको फायदा है। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियो आपके रिगार्डिंग डालूंगा, आपकी क्लास के रिगार्डिंग डालूंगा, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। तो सब्सक्राइब कर लेने में ही आपका फायदा है। चलिए देखते हैं हमारा आज चैप्टर में क्या है। आपने देखा होगा निर्मिता के माता पिता आज उसकी नवजात छोटी बहन को घर लाए हैं। निर्मिता यह देखकर बहुत ही उत्साहित थी। हालांकि सुबी बहुत छोटी है, किंतु वह स्वयं कुछ कामों को कर रही है, जैसे सांस लेना, भोजन पचाना, अपनी आवश्यकताओं को अवगत कराना आदि। शीघ्र ही अमृता ने देखा कि सूफी में कई दृष्टिकोणों से तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। आइए अमृता की इस यात्रा में हम भी शामिल हो जाए और देखें कि सूफी की अभिवृद्धि का विकास पर चर्चा करें। किस प्रकार से जो बच्चे नवजात बच्चे हैं उसमें वृद्धि हुआ है और विकास हुआ है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि विकास की मौलिक अवधारणाएं क्या है, विकास आखिर होती क्या है। निर्मिता हर दिन अपनी बहन को बढ़ते हुए देख बहुत उत्साहित होती थी। आइए इस परिवर्तनों के संबंध में और अधिक ज्ञान प्राप्त करें। आपने दोस्तों देखा होगा जो नवजात शिशु होती है या होते हैं, उनमें बहुत तरह के चेंजेस जो है बहुत शीघ्र ही देखने को हमें मिल जाता है। तो आखिर ये क्या है, कि विकास है कि वृद्धि है? चलिए इसी पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सके तो अपने एनआईएस के जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, गली मोहल्ले में बच्चे रह रहे हैं एनआईएस को, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के आगे सोच रहे हैं, उनको चैनल के बारे में बताइए। और साथ में एक जो है आपसे जरूरी बात यह है कि आप कभी भी मेरा वीडियो देखिए तो पूरा देख लीजिए, नहीं तो आपको अधूरा देखोगे तो उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरा विचार एक ही है कि अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा खतरनाक होता है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक यही चीज होती है कि अधूरी ज्ञान। और मेरी बात जो होती है लास्ट में जो होता है, मैं कंक्लूजन पे निकलता हूँ, और कंक्लूजन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और कुछ क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके लिए, आपके विकास के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं हमारा आगे क्या कहना चाहता है। दोस्तों आगे जो है हमारा क्या, देखिए क्या है, अभिवृद्धि तथा विकास, यानी अभिवृद्धि और विकास में अंतर करने की कोशिश किया है। सूफी अधिक लंबी एवं भारी हो रही है, इसलिए उसे अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कर रही है, यानी वो वृद्धि कर रही है, क्योंकि उसमें भार में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है अधिक कि उसका जो है वृद्धि हो रहा है। इसका अर्थ वजन लंबाई में वृद्धि तथा शारीरिक अनुपात में परिवर्तन से है। ठीक है, देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी लंबाई में वृद्धि हुआ है और शरीर के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि आप वृद्धि कर रहे हो। और वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में ही होता है। ठीक है, इसका संदर्भ मापात्मक परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए मापन संभव है कि एक विशिष्ट समय अवधि में बच्चा कितना लंबा हुआ है। तो चलिए ये तो वृद्धि कहलाता है कि बच्चे जो है कुछ समय उपरांत कितना उनमें ग्रोथ हुई, कितना वो ग्रोथ किए हैं, तो ये तो वृद्धि कहलाता है। हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में सूफी अधिक सतर्क और प्रतिक्रियाएं हो गई है। जहां वह शरीर के रूप में विकसित हो रही है थी, वहीं उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहे हैं। देखिए छोटा सा बच्चा जो होता है कुछ समय में अपना एक्टिविटी जो होता है दिखाने लग जाता है। ये सभी विकास के संकेत होते हैं। जो एक्टिविटी दिखा रहा है, वो व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है, वो विकास हो रहा है उसका, क्योंकि वो वहां के वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। अन्य शब्द में हम कह सकते हैं कि विकास में वह प्रक्रिया शामिल होते हैं जो आनुवंशिक रूप से नियोजित है और साथ जो वातावरण से प्रभावित होती है। जैसे विकास सभी पहलुओं में होते हैं, जैसे शरीर में भी हो सकता है, ज्ञानात्मक भी हो सकता है, भाषाई हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भावनात्मक और अन्य। देखिए जो वृद्धि होती है वो शरीर में होती है, जिसमें वजन हमने पढ़ा है, ठीक है, लंबाई में पढ़ा है, शरीर अनुपात में पढ़ा है। और जो विकास होती है वो शारीरिक भी हो सकती है, ज्ञानात्मक भी हो सकती है, भाषीय, सामाजिक और भावनात्मक अन्य भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको वृद्धि और जो ग्रोथ है और आपको जो विकास है उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ में समझ में आया होगा कि क्या होती है। याद रखिएगा कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ होता है कि वजन बढ़ना, लंबाई में वृद्धि, शरीर अनुपात में परिवर्तन, और विकास का मतलब होता है कि आपका ओवरऑल विकास, जैसे शारीरिक हो गया, ज्ञानात्मक हो गया, भाषाई हो गया, सामाजिक हो गया, भावनात्मक, अन्य, सारे के सारे जो विकास होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात आता है कि विकास का परिभाषा क्या, विकास होता क्या है। अगर विकास के बारे में हम जाने तो
शब्द ये कहता है कि विकास से तात्पर्य बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन से है, जैसे व्यक्तियों में परिवर्तन या अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलू में परिवर्तन। देखिए, कोई भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन है या मानसिक परिवर्तन हो या भावनात्मक हो, तो इसका मतलब है कि उसका विकास हो रहा है, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट कर रहा है। यथा प्रायः अभिवृद्धि तथा विकास शब्दों का अलग एक दूसरे के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा शारीरिक परिवर्तन अभिवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। देखिए दोस्तों, जो आपकी वृद्धि होती है ना, वृद्धि सिर्फ आपको कुछ ही समय तक अवधि तक होती है, उसके बाद आपकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जो विकास है ना, आपने जब जन्म लिया है ना और जब मृत्यु तक जाओगे तब तक आपका विकास कुछ ना कुछ होता रहेगा, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक तो हो नहीं सकती, तो मानसिक भावनात्मक हो सकती है। तो ये कह सकते हो आपकी जो वृद्धि होती है एक अल्पकालीन तक टाइम तक ही रहती है, लेकिन जो विकास है वो सदैव हमेशा इंसानों में रहती है। व्यक्ति अपने वातावरण या परिवेश के स्वव्यवहार करते निरंतर परिवर्तनशील रहता है, यानी इंसान जो है प्रत्येक टाइम में वृद्धि करता ही रहता है, यानी विकास होता ही रहता है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? देखिए, अभिवृद्धि प्राकृतिक में मापात्मक तथा विकास गुणात्मक होती है। ये मापात्मक होती है और ये गुणात्मक होती है। आप अंतर भी कर सकते हो, अंतर से और भी आपको क्लैरिटी आ सकती है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो। अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पहलुओं से, देखिए वृद्धि का मतलब होता है सिर्फ शारीरिक पहलुओं से होती है, जबकि विकास का संबंध सभी पहलुओं से होती है, जैसे शारीरिक, गुणात्मक, भाषीय और भावनात्मक आदि। ये सारे अंतर बहुत ही अच्छे दे रखे हैं इसमें। ठीक है, अभिव्यक्ति ऊंचाई वजन तक सीमित होता है। देखिए, जो वृद्धि होती है वो ऊंचाई वजन तक ही सीमित रहती है, किंतु विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर सभी परिवर्तन संबंधित है, यानी विकास जो है हर तरह से ओवरऑल परिवर्तन से संबंधित माना गया है। अभिवृद्धि जीवन के एक निश्चित समय तक रुक जाती है। मैंने पहले कह चुका हूं कि जीवन में जो वृद्धि है एक समय आती है जब ये रुक जाती है, उसके बाद आप वृद्धि नहीं कर सकते, जबकि विकास मृत्यु तक निरंतर जारी रहता है। विकास का मतलब है जो हमेशा सदैव आपके साथ चलता रहता है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश किया है, इसको ध्यान से आप सुनिए। आगे दोस्तों क्या है? परिपक्वता तथा सीखना। देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है अपने आप में। सूफी ने 8 माह की आयु में अपनी माँ के पीछे घुटने के बल चलना आरंभ कर दिया, जैसे बच्चे में जर्नली देखने को मिलता है। परिवार के लिए यह क्षण अत्यंत खुशी का क्षण था। परिवार के सभी सदस्यों को तालियां बजाई और उसे गले से लगा लिया। क्या आप जानते हैं कि वह घुटने के बल कैसे चल पाई? क्योंकि उसका शरीर ऐसा करने के लिए प्रवृत्त हो रहा था, यानी उस शरीर उसको करने में सक्षम बना रहा था, इसीलिए वो ऐसा किया। इसी को परिकल्पना यानी मैचुरेशन ही भी कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मैचुरेशन क्या होती है, यानी परिपक्वता क्या होती है, तो आप इसके रिगार्डिंग आंसर दे सकते हो। इसका अर्थ है कि संभावित गुण, यानी देखिए इसका अर्थ जो यहाँ बताया गया है कि संभावित गुण विभिन्न गतिविधियों के लिए, जैसे बैठना, खिसकना, घुटने पर चलना, ये सारे कुछ हमें सिखाती है। ठीक है, जन्म के समय विद्यमान होते हैं, ये अनुवांशिक द्वारा नियंत्रण होते हैं। ये गुण उपयोग समय में स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस गुण के बारे में, जैसे कोई बच्चा चल रहा है, ठीक है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, गतिविधियां कर रहा है, बॉल खींचना, पैरों पर चलना, ये सारे जो गतिविधियां होती है, इस सारे गतिविधियां आप सोचोगे कि छोटे से बच्चे में कहाँ से आई, तो ये कहीं से नहीं आई, ये सारे अनुवांशिक होते हैं, हेरिटेड होते हैं, जो किसी अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से या दादा दादी से, नाना नानी से प्राप्त किया है। तो इसे अनुवांशिक कहते हैं, जो उसके अंदर विद्यमान रहती है। ठीक है, उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने कभी देखा है जो छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, वो तो 9 महीने जो होता है गर्भ के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी जैसे वो बाहर बॉडी से निकलता है तो माँ का दूध बहुत आसानी से पकड़ लेता है और पीने लगता है, शेक करने लग जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उसको किसी ने सिखाया था? नहीं, वो जेनेटिकल ही होती है सभी के अंदर, जो उसको करने के लिए विवश करती है और वो करने में सक्षम रहता है। देखिए क्या है, वातावरण, प्रेरणा और प्रशिक्षण द्वारा नए कौशल के प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखना लर्निंग कहलाता है। देखिए, जो आप लोग भी करते हो, जो वातावरणीय प्रेक्षण और प्रशिक्षण द्वारा नए कौशल को जो प्राप्त करते हो, उसे ही तुम लर्निंग कहते हैं। आप भी तो अभी लर्निंग कर रहे हो ना। इस प्रकार विकास को प्रयास, अभ्यास तथा प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, विकास को जो है आप अभ्यास, ठीक है, अभ्यास, प्रयास और प्रशिक्षण के द्वारा इसे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रवक्ता का सीखना व्यक्तियों के विकास के संदर्भ में के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा एक दूसरे से संबंधित भी माने जाते हैं। उसके बाद क्या है? आनुवंशिकता तथा वातावरण। देखिए, अभी हम आनुवंशिकता की बात यहाँ पर किए थे, तो ये आनुवंशिकता का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि आनुवंशिकता का मतलब यही होता है, रेटिंग होती है, जो आपके पूर्वजों से आपको प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि आपका शकल हो या आपके भाई बहन का शकल हो, तो या तो
माता पिता पे मिल रहे होते हैं, और माता पिता पे नहीं मिल रहे होते तो नाना नानी पे जाते हैं, नाना नानी पे भी नहीं मिल रहा होता है तो दादा दादी पे जाते हैं, और फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो जो चाचा होते हैं उस पे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे गुण जो है हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है, और मान लो इनमें से भी नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि तीसरी चौथी जनरेशन से जो गुण है वो आप तक ट्रांसफर हो गई है। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आनुवंशिकता हमारे जो है हमारे बॉडी की संरचना को प्रभावित करती है या उनके गुणों को भी प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए आनुवंशिकता का तथा वातावरण। सूफी की आंखें भूरी तथा बाल काले हैं। देखिए सूफी का भी ऐसा ही कुछ हाल है, उसकी आंखें भूरी है और बाल काले हैं, उसे आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुए हैं क्योंकि उसकी माँ की आंखें भूरी है तथा पिता का बाल काले हैं। देखिए यहाँ पर जो ये हेरिटेट हो रखी है, यानी जो प्रभावित हो रखा है वो माता पिता से प्रभावित हो रखी है बच्ची जो सूफी है। जब हम आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें वह बातें अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से प्राप्त होते हैं। हम किसी भी जनरेशन से प्राप्त हो सकती हैं, जरूरत नहीं है कि नाना नानी और दादा दादी से ही प्राप्त हो या माता पिता से ही हो सकता है, आपका जो है ग्रैंड पेरेंट्स हो उनसे भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें सोचने की भी जरूरत इतना अधिक नहीं है। इसी को आनुवंशिकता हम कहते हैं, क्योंकि जो हमें गुण अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। ये मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार उपलब्ध कराता है। आनुवंशिकता वह है जिसके साथ बच्चा जन्म लेता है। यह व्यक्तियों में धारित जीनों का विशिष्ट संयोजन होता है। इसमें जीन पाए जाते हैं। आपको पता है जीन जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इसे विभिन्न विशेषताएं जैसे ऊंचाई तथा कुछ आदतों में देखा जा सकता है। जो जीन होती है हमें ऊंचाई भी करती है, हमें आदत भी देखती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं माता पिता की तरह हरकतें करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जीन जो है ये इनसे ही प्राप्त हुई है और उसी की तरह वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नियमितता का सूफी के माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वे हमेशा अपने बच्चों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको तरह तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना चाहिए, तभी जो है बच्चे उनको सीखेंगे और आगे चल के वो अपने शरीर को विकास कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे भी जरूरी है और बड़े को भी ऐसे करना चाहिए। उनके समाज अच्छे आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे पुस्तक खिलौना उपलब्ध कराते हैं। देखिए बच्चों के सामने जितना आप आदर्श प्रस्तुत करोगे बच्चे आपके उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि जैसा आप सिखाओगे वो ऐसे ही सीखेंगे। बच्चे जो होते हैं कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, आप जैसा उसको बनाना चाहोगे वैसा ही बनेंगे। हमारे जो माहौल होता है हमारे आसपास, उस माहौल के कारण बच्चे जो होते हैं खराब हो जाते हैं या आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो कारण यही होता है। आपने भी देखा होगा कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनमें भी बहुत तरह के बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उनका आसपास का जो वातावरण है वो उनको प्रभावित कर रहा है। दोस्तों तो ऐसा काम हमेशा कीजिए कि अपने भाई बहन जो भी है उनको ऐसे वातावरण में रखने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो वो बाद में फिर आपको ही इसका प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। वातावरण में आसपास के सभी पहलू शामिल होते हैं जो आसपास देखते हो, अर्थात मानवीय तथा गैर मानवीय पहलू जैसे माता पिता, मित्र, स्कूल, आस पड़ोस, कार्यस्थल तथा सामाजिक परिस्थितियां, उनके संपर्क में व्यक्तियों के जन्म से ही आता है। क्योंकि ये चीजें जो है जन्मजात ही बच्चों को प्राप्त होती है, जो आसपास पड़ोस होते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते, और बदल तो सकते हो लेकिन आपके पास सक्षम है तभी। ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति के लिए जो ये वातावरण है वो विकास को प्रभावित करता है। लेकिन जो बच्चा जिस कंडीशन में, जिस हालात में पलेगा वो वैसा ही बनेगा, क्योंकि हमेशा जो है कोई कहते हैं ना, कोई बुरा बनना और सीखना पेट से कोई नहीं सीखता है। जो धरती पे आता है वहाँ के वातावरण हालातों से ही वो बदल जाता है। बच्चों की क्षमताएं, गुण अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होते हैं, किंतु व्यक्ति किस स्तर पर इस क्षमताओं का विकास करता है यह वातावरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह के वातावरण है जो बच्चों को प्रदान किया है तो वो प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए यदि बच्चों में वंशागत रूप से संगीत का गुण विद्यमान है तो उस गुण को तब तक विकसित नहीं किया जा सकता जब तक कि संगीत के प्रश्न के रूप में उसे उचित अवसर उपलब्ध न कराया जाए। हाँ, तो बात तो सही भी है कि मान लो बच्चों का अगर संगीत का, अगर उसको दादा दादी या नानी ने संगीत थे लेकिन उसको अंदर गुण तो हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको निखारोगे नहीं, जब तक उसको प्रोत्साहित नहीं करोगे, जब तक आप उसको कोशिश नहीं करोगे। कोई गुण जो होती है तभी हम अपने सामने ला सकते हैं जब उसके बारे में हम प्रैक्टिस करें या उसको हम बच्चों को समझाएं और उनको समझाने की कोशिश करें। इस प्रकार अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को अपनी क्षमताओं को विकास करने तथा अपने गुणों को पोषित करने के लिए अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि सबको हमें थोड़ा सा वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए अवसर देना चाहिए, और बच्चों को तो खास तौर पे।
आप थोड़ा सा देखते हैं कि विकास का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों सिद्धांत भी कई बार एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आ भी जाता है, तो मेरी बातों को आप थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए और देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनिएगा ना तो मेरा विश्वास है कि आप 100% पास हो जाइएगा, क्योंकि एक बार ध्यान से सुना हुआ ना हमेशा याद रहता है और पेपर तक, क्योंकि पेपर में आप सोचते हो भाई पेपर में मैं क्या क्वेश्चन लिखूंगा और क्या समझ में आएगा। दोस्तों एग्जामिनर का भी एक खास बात होती है, वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपसे रिलेटेड होती है, आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो कुछ भी नहीं पूछेंगे जो आपसे रिलेटेड नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा चैप्टरों को समझना पड़ेगा। अगर चैप्टर समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो आप में अगर सक्षम है तो कीजिए, नहीं तो आप तो खुद ही समझदार हो। मेरा तो विचार है कि आप 10वीं क्लास में आप बच्चे नहीं रह गए हो, आप अडल्ट हो चुके हो काफी हद तक, ठीक है। तो आप अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हो, क्योंकि एनआईओएस में वो बच्चे आते हैं जो हर तरह से दुखी हो गए होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, फेल हो जाते वो आते हैं। तो इस समय जो है आपके पास बहुत बड़ा जो है कंधों पे भार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको समाज में खुद को दिखाना भी है कि भाई मैं सक्षम था, लेकिन किसी कारणवश मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसकी वजह से मुझे आज ऐसा करना पड़ रहा है। तो आप कभी भी पढ़ो तो अपने आप को ऐसा बताओ कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जरूरी है। तो विकास का सिद्धांत भी कुछ इसी बातों पर आधारित है। हालांकि निर्माता और सूफी का जन्म एक ही परिवार में हुआ, किंतु दोनों एक जैसा नहीं है, वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इसके बावजूद उनके विकास के सभी पहलू एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करते हैं। विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों का नियंत्रण होती है। आइए इस नियंत्रण के बारे में पढ़ें। विकास जो है सबसे पहले ये ध्यान देता है कि विकास में परिवर्तन, देखिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट अगर आ जाता है विकास के सिद्धांत, तो आपने पहला पॉइंट यही दिमाग में रखना है, विकास में परिवर्तन। मानव कभी भी स्थिर नहीं रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य परिवर्तन से गुजरता ही रहता है। मुख्य परिवर्तन है आकार तथा शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन, नए मानसिक, गुणात्मक और व्यवहारात्मक कौशलों का प्रयोग करना। प्रत्येक वर्ष सूफी की लंबाई वजन के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए सूफी ने भाषा को सीख लिया है तथा उसमें सोचने और याद करने की क्षमता भी विकसित हो गई है। देखिए तो ये जो है विकास हो रही है धीरे धीरे। तो पहला तो यही सिद्धांत में कहता है कि विकास में परिवर्तन। दूसरा बात कहता है कि विकास एक निर्धारित पैटर्न क्रम में होती है। देखिए विकास जो सोचिएगा कि डायरेक्ट हो जाएगा तो ये आप गलतफहमी में है। विकास जो होती है पैटर्न के साथ होती है, एक धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रत्येक बच्चों में विकास की दर भिन्न होती है, तथापि सभी मानवों द्वारा विकास सामान्य पैटर्न में तथा सामान्य क्रम या दिशा में होती है। विकास के क्रमिक पैटर्न को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। देखिए इसके दो पार्ट बना दी गई है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें पहला बोला गया है कि सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर विकास, यानी सिर से आरंभ होकर नीचे तक विकास, यानी ऊपर से नीचे की तरफ विकास, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, डायग्राम में भी शो करने की कोशिश किया गया है। तो इसे हम कहते हैं सिर्फोर कॉल्स क्रम। इसका अर्थ यह है कि शरीर में विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात व्यक्ति का विकास सिर से नीचे की ओर होता है। सूफी ने सर्वप्रथम अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखा। आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा नवजात जो जन्मजात होता है, आपने उसको देखना कि कभी भी उसको सिर के जो होता है ना उस पर कंट्रोल नहीं होता है। आप ऐसे करोगे टेढ़ा करोगे टेढ़ा हो जाएगा, जैसे करोगे वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चे यही करते हैं कि सिर को जो होता है कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है, तभी जाकर उनका आगे बढ़ता है, ठीक है। तब उसने अपने हाथों को वस्तु को पकड़ना सीखा। देखिए पहले तो सर को कंट्रोल किया, फिर हाथों से पकड़ना। पहले जब बच्चा नवजात आपके घर में आएगा, देखना उसको कोई भी चीज पकड़ाओगे ना वो नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, या पकड़ेगा तो कस के पकड़ेगा। तब उसने अपने हाथों को वस्तु को पकड़ा, बैठी घुटनों के बल चलना और याद बाद में खड़े होकर चलना सीखा। देखिए तो ये कह सकते हैं उनको ऊपर से लेकर नीचे तक विकास हुआ। तो विकास की धारणाएं यही कुछ बताने की कोशिश करता है। आगे केंद्र से बाहर की ओर विकास, देखिए केंद्र सेंटर पॉइंट जो होती है यहाँ से बाहर की तरफ विकास, इसे हम प्रोकोमेडिलम्स क्रम कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विकास शरीर के मध्य भाग से आरंभ होकर चारों ओर फैलता है। इस क्रम में व्यक्ति को मेरुरज्जु पहले विकास होता है। जो मेरुरज्जु होती है हमारा, जिसे बोन भी कहते हैं, मैरो बोन भी कहते हैं, बोन मैरो भी कहते हैं, और तपस्या शरीर का बाहरी विकास होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के आगे के दांत पहले आते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को जो पहला होता है आगे का दांत आता है और पीछे का दांत बाद में आता है। व्यवहारिक रूप से देखें तो सूफी ने पहले अपने बाजुओं का प्रयोग आरंभ किया था, उसके बाद अपने, ठीक है, अपने हाथों का प्रयोग किया, बाद में अपनी उंगलियों का प्रयोग। देखिए दोस्तों बच्चे जो होते हैं ये दो ही प्रकार से अपना विकास करते हैं, ठीक है, जो उनके विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य से विशेषता की ओर प्रक्रिया, प्रसव पूर्व
कि सभी चरणों में शिशु के प्रतिक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होते हैं। सामान्य गतिविधियों विशिष्ट गतिविधियों में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब सूफी 3 महीने की थी और उसे झुंझुने दिया गया तो वे उत्साहित हो जाती है और अपने हाथों को हिलाने लगती है, पैरों को चलाने लगती है। 5 माह के होने पर वह झुंझुने को अपने हाथों में पकड़ने तक लगती है। तो यह विशेष प्रतिक्रिया थी। देखिए धीरे धीरे जो है प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करता है। विकास सह संबंधित होती है। हर प्रक्रिया यानी विकास जो दोस्तों होती है सह संबंधित होती है। पॉइंटों को आप नोट डाउन करो और इसको अपने कॉपी पे लिखो, क्योंकि कॉपी पे लिख लोगे तो भी याद रहेगा। कितने बार आप वीडियो को ओपन करते रहोगे, तो इसीलिए ये जो है मेन पॉइंट जो है अपने साथ में लिखते जाओ। हर प्रकार का विकास अथवा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा भावनात्मक एक दूसरे से संबंधित है। उदाहरण के लिए वो बच्चा जो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य है वह संभवतः सामाजिक व भावनात्मक रूप से अधिक प्रवृत्त होगा। बच्चों के विकास एकीकृत रूप से होता है। विकास का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र पर निर्भर करता है और इस प्रकार अन्य विकास गतिविधियों को प्रभावित भी करता है। अपनी आयु के अनुसार सूफी की लंबाई और वजन उपयुक्त है। उसकी भाषा क्षमता भी सही रूप से विकसित है, जिसके कारण वह हर किसी को संपोषण कर पाती है, उसी से प्यार करते हैं और उसमें सकारात्मक आत्मविश्वास आता है। देखिए बच्चों में बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, उसको हम प्यार से कोशिश करते रखने की। जितना आप प्यार से रखोगे ना उसका उतना भावनात्मक, उसको गुणात्मक वृद्धि होगा। तो ये बातों पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो 5वां पॉइंट इसमें बता रहा है वो क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, विकास पूर्वानुमेय है। यानी विकास, क्योंकि एक बच्चे के लिए विकास की दर स्थिर है, इसलिए उसकी आरंभिक आयु में ही कुछ विकास निष्कर्षण का अनुमान लगाना संभव होता है। कलाई का एक्सरे करने पर बच्चों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। ये तो चलो जनरल सी बात है। अगला कहता है 6वां पॉइंट, विकास शरीर के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न दरों पर होती है। बात सही कह रहे हैं, क्योंकि हर जो है हमारे शरीर के हर अंग का जो है विकास अलग अलग टाइम में अलग अलग अवधि के लिए होता है। विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक गुणों का विकास एक निरंतर प्रक्रिया, किंतु शरीर के सभी भाग सामान्य दर से विकसित नहीं होते हैं। शरीर के कुछ भागों में विकास तीव्र से हो सकती है, जबकि कुछ अन्य भागों में विकास की दर बहुत गति धीमी होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य का मस्तिष्क 6 से 8 वर्ष की आयु के आसपास पूर्ण प्रवृत्ति प्राप्त करता है। बात सही है कि 6 से 8 वर्ष के बाद इसकी जो दिमाग होता है बच्चों का पूरी तरह से विकास हो जाता है। आरंभिक किशोरावस्था में पैर, हाथ, नाक अपनी अधिकतम आकार को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि हृदय, लीवर, पाचन क्रियाएं किशोरावस्था के दौरान विकसित होती हैं। देखिए तो ये सब चीजें जो होती है बहुत ही, यानी जो विकास होता है धीरे धीरे होती है। ठीक है, विकास डायरेक्ट नहीं होती है। अगला है हमारा टॉपिक क्या है, विकास स्तर में दर सतर अर्थात क्रमागत होता है, यानी क्रमगत, यानी एक कंटिन्यू होने वाली प्रक्रिया है। बच्चों का विकास विभिन्न स्तरों पर होती है। प्रत्येक स्तर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए वृद्धि तथा विकास की दर भिन्न होते हैं, इसलिए विभिन्न स्तरों के लिए आयु सीमा को उपयुक्त माना जाता है। सभी बच्चे उनके लिए सुझाए गए आयु स्तरों पर या उसकी आसपास विकास को इन स्तरों से गुजरते हैं, जैसे भाषा विकास धीरे धीरे, तुतलाने, असफल बोलना, एकटक ध्वनि, पूर्व भाग सूजन में विकास। यानी दोस्तों जो बच्चा होता है डायरेक्ट नहीं बोलता है, वो पहले एक वर्ड सीखता है, फिर 2 वर्डों को लगाना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से जो है उसका विकास की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती है। अगला जो है देखिए क्या है, बाल के विकास की तुलना में आरंभिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है। तो आरंभिक जो किसी चीज में विकास होती है, तभी तो कहते हैं बच्चों को हर तरह के पोषण देना चाहिए, क्योंकि विकास की तुलना में आरंभिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश शिशु अवस्था का अनुभव बच्चों के विकास के अधिक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पोषण, भावनात्मक, सामाजिक, संस्कृति अनुभव शामिल होते हैं। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी होते हैं बच्चों के विकास के लिए। अगला है विकास प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति निरंतर परिवर्तनशील रहता है। विकास की इन गतियों में कोई अवरोध व्यवधान नहीं होती है, किंतु कुछ स्तरों पर विकास तीव्र गति, कुछ स्तरों पर धीमी गति से होती है। व्यक्ति रूप से विकास में अंतर होता है। देखिए ये सब पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में इसी पॉइंट को रखना है दोस्तों, क्योंकि तभी आप इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, वहां एग्जामिनर इन बातों पर ध्यान देगा कि आपने पॉइंटों को कितना लेके चले हो। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से विकास में अंतर होता है। अनुवांशिक तथा पर्यावरणिक प्रभावों के बीच व्यवहार व्यक्ति के विकास पैटर्न में अंतर उत्पन्न करता है। ये अंतर व्यक्तियों द्वारा निर्मित जीन और परिवेशन परिस्थितियों के जैसे भोजन, चिकित्सा सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां तथा शिक्षण अवसरों का आधार उत्पन्न होती है। देखिए ये सब चीजें जो होती है अनुभवों से ही प्राप्त होती है। किसी को भी जितना आपके पास अनुभव रहेगा उतना ही आप सीख पाओगे। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको कोई मतलब जो उसके सीखना होता है वो नहीं सीख पाता। आपने इसमें कई फिल्मों में भी ऐसा देखा होगा कि कोई विकास बच्चा को डायरेक्ट करवा दिया जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर उसके अंदर कोई गुण नहीं रहता है। तो कारण यही बनता है।
विकास प्रवृत्ता तथा सीखने का परिणाम है। आपने पहले ही यह पढ़ा है कि प्रवृत्ता व्यक्तियों में विद्यमान संभावना विशेषताओं का विकास करता है। उदाहरण के लिए सरकना, घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना प्रवृत्ता के साथ होता है। यह विशेष व्यक्तियों की वांशिक जीन से होती है, यानी सारे जो होते हैं वांशिक जीनों के कारण होती है। सीखना विकास की वह प्रक्रिया है जो प्रयास और अभ्यास से आती है। देखिए, विकास की वह प्रक्रिया जिसे हमें प्रयास और अभ्यास से आती है। हम जानते हैं कि विकास के लिए प्रवृत्ता तथा सीखने का संयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्ता विकास की सीमाओं को निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से कह सकते हो दोस्तों, जो हमने अब तक पढ़ा है इसमें हमने ये सीखने की कोशिश किया है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं सारांश जरूर बताऊंगा, इसके कई पार्टों में 3 पार्टों में बनेंगी। तो इसमें जो है, इसमें इतना ही हमने अभी जानने की कोशिश किया है कि जो विकास होती है, एक जो विकास और वृद्धि में हमने अंतर देखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। दूसरा आपको सबसे है कि सिद्धांत क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, और सिद्धांत ही अभी हम बता रहे थे। तो आपने सिद्धांत के कम से कम 5-6 पॉइंट को तो जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा जो है आपका विकास का क्वेश्चन है कि विकास किसे कहते हैं, और चौथा जो है वृद्धि किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सब जो है बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से। अगर आपने इतना याद कर लिया है ना, तो इस चैप्टर को आप इजीली कर सकते हो। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा जो वृद्धि करता है, विकास करता है, तो उसमें कोई कारक फैक्टर जरूर होती है जो उसको वृद्धि करने में हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, और एक बात जरूरी मैं बताऊंगा कि वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने से ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं इसको 2-2 घंटे के नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चला जाता है। तो मुश्किल से मैं 20 या 25 यानी आधा घंटा के आसपास ही रखने करता हूँ, 30 मिनट से रखने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बोर ना हो और आराम से समझ लो, ठीक है। और हमेशा देखिए, जब भी समझिए ना तो हमेशा शांत जगह पे समझिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको पॉइंट व्यू लिखते जाइएगा। दोस्तों, पढ़ना आपने है, कोई दूसरे ने नहीं पढ़ना है। और जो आपके दोस्त हो या कोई भाई बहन हो, कोई भी हो, तो इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, क्या पता उनको कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा आज का क्या टॉपिक है। अनुवांशिक वातावरण दोनों प्रभावपूर्ण कारक है। देखिए, सबसे पहले जो विकास को प्रभावित करने का कारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर आपको समझ रहेगी तो आप कर दोगे, नहीं रहेगा तो छोड़ के आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन करके आओ। तो आप याद रखना कि पहला तो यही लिखोगे, अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों को प्रभावपूर्ण कारक जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। हालांकि हम व्यक्तियों की अनुवांशिक संरचना अनुवंशिकता के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, किंतु व्यक्तियों के विकास के प्रति इसे सकारात्मक बनाने के लिए वातावरण को नियंत्रण किया जा सकता है। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ वातावरण कारक हैं, जैसे कि आपको पता है पोषण, आरंभिक पोषण, बच्चों का पालन पोषण। देखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित जो करता है उसको वातावरण करता है, कि बच्चा जो है किस हालात में पैदा हुआ, कहाँ पर रहा, और उसकी माँ ने क्या देखा। हमने पहले भी जीवन के शुभ आरंभ में सब बातों पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज जो होता है बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तब भी उसके समाज जो है उसको अच्छा होना चाहिए, आपके व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके सोच अच्छे होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे का जो है अच्छे से विकास हो जाए। तो ये सारे कारक जो है बच्चों को प्रभावित करते हैं। जो इसका दूसरा जो है टॉपिक है वो पोषण। देखिए दोस्तों, दूसरा जो कारक होता है वो पोषण होता है। अगर मान लीजिए कोई गरीब घर में बच्चा जन्म लिया है और उसको खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है, तो जनरल सी बात है उसका मानसिक विकास या शारीरिक विकास होना संभव नहीं है। तो इसके लिए पोषण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम जो भी भोजन का परिणाम होता है, देखो हम जो है वो भोजन का परिणाम है। बात तो सही है कि अगर भोजन आपको अच्छा मिल रहा है तो आपका परिवेश भी अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं काफी हट्टे कट्टे टाइम टू टाइम हो जाते हैं, और कुछ उसी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो काफी उम्र हो जाने के पश्चात भी उनमें शारीरिक विकास नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो होती है उसको प्रभावित करता है पोषण। बहुत अधिक या बहुत कम खाना, स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य भोजन करना, ये हमारी शरीर वृद्धि का विकास को प्रभावित करती है। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों को भी प्रभावित करती है। तो बच्चों को तो देखिए, तभी तो कहा जाता है कि एकल परिवार जो होते हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आगे बढ़ जाते हैं। शरीर तथा मानसिक गुणों को दृष्टि से बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए उचित पोषण अनिवार्य है। बच्चों को इच्छातम वृद्धि विकास के निरंतर आधार पर संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देखिए, संतुलित आहार जो है बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिससे उसका विकास होता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के कारण बच्चों में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कई कारणों से वो बीमार हो सकता है, विकार हो सकते हैं, विकार उत्पन्न हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
न केवल उसकी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों ये बात बहुत जरूरी है कि पोषण जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए अगर बच्चे हैं, आपके भाई बहन है या कोई भी है, तो उनको पोषण पे बहुत ध्यान दो, ठीक है। उनको सही मात्रा में उचित भोजन दो, ठीक है, जिससे कि उनका पोषण अच्छे से आ जाए। अगला जो है कारक, कौन कारक है, इसका थर्ड कारक जो है आरंभिक उत्प्रेरकता। प्रत्येक वातावरण बच्चों को अनुवांशिक गुणों को विकास करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए शिशु के साथ बात करने तक उससे प्री स्कूल की कहानी पुस्तकों में चित्रों को दिखाकर उसमें शब्दों को सिखाने की रुचि, पढ़ने की इच्छा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रेरक वातावरण अच्छे शरीर और मानसिक विकास में सहायक होते हैं, जबकि गैर प्रेरक वातावरण के कारण बच्चे का विकास उसकी क्षमताओं से कम होते हैं। देखिए आपने देखा भी होगा बहुत से बच्चे जो होते हैं बहुत काफी कम उम्र से इंटेलिजेंट होते हैं, और काफी बच्चे जो होते हैं काफी वृद्धि भी कर जाते हैं, फिर भी उनको इंटेलिजेंसी की कोई भावनाओं को नहीं देखिएगा। तो कारण भी यही सब माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से बच्चा अपनी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये सब कारक है जिसकी वजह से बच्चा जो है अपने क्षमताओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है। बच्चों को पालन पोषण की वृद्धि, देखिए बच्चों में पालन पोषण। दूसरी बात जो है, ये जो फैक्टर, जो चौथी फैक्टर बनती है वो है बच्चों के पालन पोषण की विधि। आप देखिए पालन पोषण करने का सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन तरीका होता है, ठीक है। तो इसके में भी एक बात मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर एनआईएस पढ़ रहे हो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो आप समझने के लिए कर रहे हो, ना कि पास होने के लिए। अगर आप समझ जाओगे ना तो पास तो ऑटोमेटिक हो जाओगे, और आप अच्छे से समझ जाओगे तो कहते हैं ना अच्छे नंबर लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है नहीं ना। तो इसलिए कहता हूं कि जो चैप्टर है उसको समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जो मर्जी कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने का कहते हैं ना अपना गुण होता है। आपको अपने अंदर विकसित करना है। आपको जो चीज से बुराई है ना उसी को अच्छाई में कन्वर्ट करके उसको पढ़ने में लगाइए। देखिए आप कैसे अच्छे नहीं बन जाओगे। दुनिया में कहते हैं ना जो धरती पे आया है वही यहीं पे सीखा है सभी ने। कोई माँ के गोद में से या माँ के पेट में नहीं सीख के आता है, कोई भी सब सीखता है यहीं पे हमारे धरती पे ही सीखता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई को आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए पूरा चैप्टर, और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हम चौथा पॉइंट देखते हैं, क्या कहते हैं बच्चों के पालन पोषण की विधियां। अनिवार्यतः माता पिता के बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना को कमी होती है, भावनात्मक नियंत्रण खराब होता है, तब जो भी काम वे करते हैं उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों को पालन पोषण उदारवादी तथा दृढ़ चित्त माता पिता द्वारा किया जाता है वे व्यक्तिगत सामाजिक रूप से बेहतर ढंग से समायोजन कर पाते। देखिए यहाँ माता पिता की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका को बारे में बताया गया है। दोस्तों एक कारक जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला जो है, हम जब इसके कारक पढ़ चुके हैं तो हम विकास के प्रकार पढ़ेंगे कि विकास कितने प्रकार के होते हैं, विकास कैसे होते हैं। तो चलिए आप इसके बारे में पढ़ते क्या है। हम इस अध्याय के आरंभ से ही विकास की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। ऊपर लिखित सभी उदाहरण विकास के किसी न किसी पहलू पर उल्लेखिए। जैसे आपने पढ़ा है, जैसे कारक पढ़ा है, जैसे सिद्धांत पढ़ा है, विकास और वृद्धि में अंतर पढ़ा है। तो ये जो है प्रकार, दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखने में भी आपको लगता है कि विकास के प्रकार जो है, जो एग्जामिनर है वो पूछ जरूर लेगा। तो इसमें यही कहता है कि पहला तो शरीर का विकास। देखिए शरीर का विकास होता क्या है, आपने पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि सूफी अब 2 वर्ष की हो गई है। अब उनमें सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना तथा दीवारों पर अपने स्केच से रंग करना अच्छा लगता है। अब वह अन्य कार्य कर सकती है। अब आप देख चुके हैं कि सूफी की क्षमताओं की व्यापक वृद्धि हुई है। इसकी केवल लंबाई व वजन ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अब वह चल पाती है, उछल पाती है, चम्मच तथा अपने रंगों का प्रयोग कर पाती है। शरीर विकास बच्चों के जीवन में सर्वाधिक अवलोकनीय परिवर्तन है, ठीक है। और इसमें सकल गुणात्मक कौशल जैसे चलना, उछलना, दौड़ना, पकड़ना, सूक्ष्म गुणात्मक कौशल जैसे पेंटिंग, ड्राइंग करना, बटन लगाना, चम्मच का प्रयोग करना सीखना, इसे शामिल होती है। तो इसमें शारीरिक विकास का एक प्रथम चरण है जहां पर बच्चे सब करना सीख लेते हैं। यह विकास मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर पर निर्भर करता है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसे उम्र में कुछ बच्चे तो सारी क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं सारी क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण सिर्फ एक ही होता है, उसका पोषण, कि उसका पोषण किस प्रकार का मिल रहा है। ये तो आप भी जानते हो, तो जनरल सी बात है और आपको भी समझ है इस बात की।
इसका दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों क्या है, ज्ञानात्मक विकास, यानी जो होता है सुबह अपने समवर्ती समूह यानी पीर, यानी जो उसके आसपास जो बच्चे रहते हैं को पसंद करती है काफी उसके साथ खेलना, तो वो बहुत ही जिज्ञासी बच्ची है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने वातावरण परिवेश का उपयोग करती रहती है। उसे खिलौने तथा पहेली आदि अपने वातावरण उपलब्ध अन्य वस्तु को खेलना बहुत पसंद है, जो उसकी ज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे विचार करना, विवेचन, समस्या समाधान क्षमताएं तथा स्मरण क्षमताओं में वृद्धि करती है। दोस्तों ये सब छोटी छोटी गतिविधियां जो होती है बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं, और इन चीजों के लिए वो विकास के लिए में आते हैं। ज्ञानात्मक विकास इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है और सूचना का उपयोग करता है। देखिए बच्चे में सूचनाओं का उपयोग करना आना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे होते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों खेलना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, इन बातों की ओर काफी आकर्षित होने लग जाते हैं। तो ये जो होती है बहुत काफी देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद का करना का प्रयोग करके सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके तथा उन्हें कुशलतापूर्वक अपनी स्मरण शक्ति द्वारा पुण्य प्राप्त कर अपने वातावरण को समझते हैं। देखिए दोस्तों कोई बच्चा को चीज खिला दीजिएगा ना तो बार बार उस चित्र को अपने दिमाग में डाल लेगा, और बार बार जब दुकान पर जाएगा तो आपको तो उस चीज की ओर इशारा करेगा, क्योंकि बच्चे में जो है इस समय कुछ याद करने की क्षमता जो है विकास कर रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी चीजें होती है जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये सारे जो है उसके प्रकार हो रहे हैं, और देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। आगे जो है दोस्तों क्या है, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास। देखिए सामाजिक विकास और भावनात्मक मतलब यही होता है कि प्यार, गुस्सा, ये सारे भावनात्मक विकास में आता है। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि समाज से बच्चों ने क्या सीख रहे हैं। निर्मला सूफी के माता पिता तथा अन्य परिजन उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ अपर्याप्त समय बिताते हैं। ठीक है, इसे बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, सुरक्षित, और अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनापन की भावना दर्शाते हैं। ये बच्चों में सुदृढ़ सामाजिक विकास की सूचक है। इस सामाजिक व्यवहार के बीच बच्चों में शैशव अवस्था में ही बोए गए हैं। छोटे बच्चे अपने मित्रों के बीच भी अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, वो अपने समवर्ती समूह तथा अन्य के साथ संवाद करके सहभागिता, सहयोग और धैर्य जैसे सामाजिक कौशलता का विकास करते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है जनरल होती है जो बच्चे बचपन से ही सीखते हैं, और उनको सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये सहभागिता, सहयोग, धैर्य जैसी बातें अगर नहीं सीख पाएंगे तो आगे जो है उनका इसका विकास नहीं हो पाएगा। क्या आप इस समय के बारे में सोच सकते हैं जब आप खुश या उदास, उत्तेजित या क्रोधित महसूस करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, किसी भी आवेग होते हैं। आवेग उद्दीपन तथा सक्रिय मानसिक स्थिति होती है जो हमारे मानसिकता को दर्शाती है। भावनात्मक विकास अपने आवेगों को नियंत्रण तथा व्यवस्थित करने की क्षमता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपनी आरंभिक बाल्यावस्था में ऐसे लोगों से घिरे रहें तथा जो भावनात्मक रूप से परिव्यक्त अवस्थित होते हैं और अपने आवेगों का नियंत्रण कर सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे डायग्राम। दोस्तों इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जो चित्र है डायग्राम दिखाने की कोशिश किया गया है। तो दोस्तों ये जो होती है आम आदमी बना दी जाती है, लेकिन ये बहुत कुछ दिखा देती है। अब देखिए इसमें प्यार को दर्शा रहा है, इसमें आश्चर्य की भाव दिखा रहा है, इसकी आश्चर्यचकित होना ये दिखा रहा है, भय दिखा रहा है कि भय कैसे होते हैं, ये दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अभिमान का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खुशी का, ये शर्म का, ये क्रोध का। तो बच्चों में भी इसी प्रकार के जो होता है धीरे धीरे विकास जो है वो गति करती है, और विकास गति करके वो आगे बच्चों को बढ़ाती है। तो इन चीजों का होना ये बच्चों को कुछ ही उम्र में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इंसान तभी इंसान है जब इन गुणों के उसके अंदर गुण है। अगर ये गुण नहीं होंगे तो कहाँ का इंसान रह जाएगा। आपने फिल्म रोबोट भी देखा होगा, उसमें जो है चिट्टी को यही गुण लाने की कोशिश करते हैं कि भाई उसके अंदर गुस्सा हो, तभी तो इंसान बन जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर भावना सोचने लगेगा। सोचने का मतलब यही कि उसके अंदर गुस्सा होना, उसके अंदर क्रोध आना, प्यार, ईर्ष्या सब आना, तभी वो जाकर, तभी हम इंसान हैं। हमारे अंदर हर तरह के गुण प्रेजेंट है। अगर वो गुण नहीं होंगे तो हम शायद इंसान न कहलाएं, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो इंसानों से परे होते हैं ना, उनके अंदर क्रोध होता है, ना गुस्सा होता है, ना भूख होता है, ना प्यास होता है, तभी तो साधु संत को हम अलग कहते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है हमारा भावनात्मक विकास के ऊपर केंद्रित करती हैं। चलिए देखते हैं क्या है आगे। क्या आप जानते हैं क्रोध की नियंत्रण किया जा सकता है? यदि आप देखिए क्रोध को आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन कब करोगे? जब आप कुछ दूरी बनाएं। जब भी आप घर के आसपास लड़ाई झगड़ा होता है या क्रोधित आप हो जाते हो तो कुछ समय के लिए आप दूर चले जाओ, कुछ समय के लिए घर से बाहर चले जाओ, अब ऑटोमेटिक आपका जो क्रोध होगा वो शांत हो जाएगा। जब आपका
जब तक आपका क्रोध कम न हो जाए तब तक उस व्यक्ति से कुछ दूर रहे जिस पर आप क्रोधित हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्रोध जो होगा शांत हो जाएगा। देखिए, क्रोध में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ कर जाता है, तो क्रोध को शांत करना ही एक मानवता का निशानी है। जो ये क्रोध को शांत करना सीख लेता है वो मानवता के परे हो जाता है। ठीक है, अगला जो है, कुछ भी कहने से पूर्व ध्यानपूर्वक विचार कर लें, अन्यथा आप कुछ ऐसा कह जाएंगे जिसके कारण आपका बाद में पछताना भी पड़ जाएगा। देखिए, कुछ बातें जो होती है ना, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं ना, ये बात तो आपने सुना ही होगा कि कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। अगर सोच समझ के नहीं बोलोगे तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगला जो है, टाइम आउट ले। ठीक है, हालांकि यह कुछ अजीब प्रतीत होता है, किंतु ऐसा स्थिति में प्रतिक्रिया करने से पूर्व 10 तक गिनती गिने, इससे वास्तव में आपका क्रोध कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अपना तनाव को भी कम करने के लिए कह सकते हो। कोई बंदा कहता है ना, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, अपने आप को कहता है रिलैक्स। इसका मतलब है कि आप अपने आप को कुछ शांत करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि देखिए, ये आपके अंदर गुण होना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह से शांत करने की कोशिश करते रहे हो। आगे क्रोध कम करने के लिए दोस्तों, तनाव को कम करने के लिए मजाक करें। थोड़ा मजाकिया भी रहने से पता क्या होता है, आपका जो क्रोध होता है थोड़ा सा शांत हो जाता है। मान लीजिए आप बहुत गुस्से हो, बहुत ही आप लोग लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो, लेकिन उसी में कोई मजाक वाली बातें बोल देता है तो सारा क्रोध जो होता है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आप ऐसा स्थिति पैदा करने की कोशिश करो कि आप कोई मजाक कर दो बीच में या कुछ भी कर दो। इससे क्या होता है कि झगड़ा जो होने वाली होती है वो हल्का सा कम जाती है। हल्के या मनोरंजन बातें करके तनाव को कम करने में सहायता मिल जाती है, तो ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है, परिस्थिति का उपाय खोजें। परिस्थिति की उपाय से जिस बात से आपने परेशानी किया है उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर क्रोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस स्थिति को समाधान खोजने का प्रयास करें। देखिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, मेरा विचार यही होता है कि आप बैठ के ना विचार अपने आसपास विचारों को समझिए कि भाई कहाँ पर क्या गलती हुई है जिसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है और आपको गलत कहा जा रहा है। तो वो कब होगा, जब जिस व्यक्ति ने आप पे इल्जाम लगाया है उस व्यक्ति के साथ बैठिए, उसे विचार कीजिए कि भाई मेरी किस बात पे आपको प्रॉब्लम हुई है और आप किस बात से क्रोधित हो और मुझे भी क्रोधित कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आसानी से उस क्रोध के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। विसंगता और कौशल का अभ्यास, शांत होने या तनाव मुक्त होने के कौशल के अभ्यास द्वारा भी उस समय क्रोधों को नियंत्रण किया जा सकता है जो आपके शरीर में विद्यमान है। जो क्रोध, देखिए दोस्त, क्रोध जो होती है, क्रोध कहते हैं क्रोधिज्म पाप कारणम। जब क्रोध इंसान के स्टार्ट होता है ना तो पापों का कई कारण बन जाता है। इसलिए जितना भी हो सके क्रोध को शांत कर लीजिए, अपने आप कूल करने की कोशिश करिए। जितना भी आपको पता है, कुछ लोग जो होते हैं आप क्रोधित करने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा इन चीजों से दूर भागने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपना व्यक्तित्व को सबसे शुद्ध और सुचारू रूप से चलाना है। तो आप अपने पे कंट्रोल नहीं करना सीखोगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। कुछ व्यायाम करें, शरीर क्रिया आवेग विशेष रूप से जब आप उन्हें प्रकट करने वाले हैं के लिए निकासी उत्पन्न करिए। कुछ व्यक्ति तो होते हैं कि उसको निकालने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने लग जाते हैं कि जो उसके अंदर गुस्सा पैदा हुआ है उसको शांत किया जा सके। ठीक है दोस्तों, विकास के प्रकार जो हमारा विकास के जो हम प्रकार पढ़ रहे थे उसमें ये लास्ट टॉपिक है भाषात्मक विकास। जो देखिएगा कि जो बच्चों में विकास होती है वो भाषात्मक होती है, कि भाषा के रिगार्डिंग उनके कैसे विकास होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, कुछ जो होते हैं बड़े होने के बाद भी नहीं सीखते हैं, और कोई जो होते हैं हिंदी फटके से बोलते हैं, कोई गुजराती बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं। दोस्तों, ये भाषा का जो विकास होता है बचपन से ही होती है। आप जिस माहौल में रहिएगा, जैसे माहौल आपको मिलेगा वैसा ही आप भाषा बोलिएगा। अगर मान लीजिए कोई बिहार के रहने वाला या उत्तर प्रदेश या कहीं के रहने वाला व्यक्ति हो, उसको अमेरिका में रख दीजिए, वो वहां से आएगा तो पूरे इंग्लिश ही बोलता हुआ आएगा। अगर मान लीजिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से कहीं से एक बच्चा को ले आइए, इंडिया में रख दीजिए किसी भी शहर में, तो वो बच्चा जो होगा पूरा हिंदी बोलना सीख जाएगा, जबकि वो विदेश से आ रखा है। तो इससे क्या साबित होता है? साबित यही हो रहा है कि बच्चों के जैसा आप परिवेश दोगे ना वैसा ही भाषा सीखेगा, वैसा ही ज्ञान सीखेगा और वैसा ही आपके साथ व्यवहार भी करेगा। तो ये बातें बहुत ही जरूरी है कि उसकी भाषा विकास कैसे किया जाए। आपने दी के जीवन के लिए एक दूसरे के साथ संवाद अत्यंत आवश्यक होता है। हम संप्रेषण के विभिन्न माध्यम द्वारा एक दूसरे के साथ सब व्यवहार करते हैं। संप्रेषण का मतलब यही होता है कि जो व्यवहार मान यानी विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका। ठीक है, जैसे लिखना, बोलना, संकेत। संप्रेषण जो होती है 3 प्रकार की होती है, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इसके बिजनेस स्टडी में कि इसमें क्या होता है, लिखना, बोलना, संकेत करना, भाषा, चेहरे का भाव, मुद्रण, अन्य कलात्मक रूप। भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है कि भाषा जो संप्रेषण का एक यानी अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है। भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसमें विचारों, इच्छाओं और भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए शब्द और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा भाषा का भी विकास करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों,
जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है, मैं आपको बता दूं कि हमने पहले पार्ट में भी यही पढ़ा था कि जो वृद्धि और विकास है उसमें क्या अंतर है और इसको कैसे किया जा सकता है। तो वृद्धि विकास के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो है विकास के सिद्धांतों के बारे में, कि जो सिद्धांत है विकास के कितने सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट माना गया था, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। अगला जो हमने टॉपिक इसमें किया है वो किया है इसके जो प्रकार के बारे में, भाषा जो विकास है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो विकास है, विकास के प्रकार भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये विकास के प्रकार नहीं रहेगा तो कैसे आगे विकास होगी। तो इसके भी बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने समझाने की कोशिश किया उसको जरूर समझिएगा, कि क्वेश्चन जो एग्जाम में इन्हीं चैप्टरों में से बन के आएगा और आपको समझना है। अगर आप नहीं समझिएगा अच्छे से तो एग्जाम में लिखने के लिए आप अप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। तो ये चैप्टर जो है बहुत ध्यान से और गौर से सुनने की कोशिश कीजिए कि इसमें बताया क्या गया है, क्योंकि यही बात जो है आपको एग्जाम में काम आएगा। और एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, उसको अगर टैग करने की जरूरत है भाई, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है, डरना नहीं है, जाके एग्जाम में करना है और अच्छे से, क्योंकि विकास के बारे में आपने बहुत कुछ अब तक पढ़ लिया है। इसके जो है अगला पार्ट जो हमारा जो होगा सी, उसमें मैं आगे इसका कंक्लूजन देखूंगा कि क्या है। कंक्लूजन तो ऐसा है कि विकास के बारे में हमने जो पढ़ा है, जाना है, विकास क्या होती है, विकास के बारे में कैसे होगा, वृद्धि में क्या अंतर है, तो यही होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं शारीरिक विकास, जो बच्चों में शारीरिक विकास होती है वो कैसा होता है। सबसे पहला जो इसमें आता है बाल्यावस्था के दौरान, जब बाल्यावस्था होता है, बच्चे होते हैं, तो इस भाग में हम शरीर के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यही आता है शरीर का आकार। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात रहता है कि शरीर का आकार कैसा होगा, ठीक है। बाल्यावस्था के दौरान शिशु को लंबाई तथा वजन के आधार पर मापा जाता है, ये आपने देखा ही होगा। जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु के शरीर के आकार में किसी न अवधि की तुलना में अधिक परिवर्तन होता है। देखे ही होंगे कि शिशु के शरीर में आकार और अन्य अवधियों की तुलना में काफ़ी जल्दी विकास होता है, ये तो आपने भी देखा ही होगा। तो ये जो हमारा था शरीर का आकार में चेंजेस। उसके बाद है लंबाई। एक आयु शिशु के बच्चों की लंबाई में अत्यधिक अंतर जा सकता है, किंतु अभी के विकास पैटर्न सामान्य होता है। जन्म के समय एक औसतन भारतीय शिशु का माप 21 इंच 1 वर्ष की आयु पर 28 से 30 इंच 2 वर्ष की आयु में 32 से 34 इंच जन्म के समय लंबाई का लगभग दुगना हो जाता है। शिशु के जीवन के प्रथम वर्ष के लिए लंबाई की लेटी हुई अवस्था में इम्प्लीमेंटर नामक उपकरण द्वारा मापा जा सकता है, जैसे नीचे आपको चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर जो है ये इसका वजन नापने का तरीका है और इसका वजन करने का तरीका है। ये तो कैसे सेंटीमीटर एम्फ्रोमीटर में मापा जा रहा है और इसको वजन की जा रही है, ठीक है, जो आम हो जाती है। उसके बाद अब वजन, एक औसतन भारतीय नवजात शिशु का वजन देखिए 2.5 से 3.25 किलोग्राम पाउंड होता है। क्या आप जानते हैं कि सूफी की जन्म के 3 से 4 दिनों के पश्चात क्या हुआ था? अचानक उसका वजन कम होने लगा था, उसका माता पिता उसके डॉक्टर के पास ले गए। तो यही हो जाता है दोस्तों, कुछ कारणवश ये बीमारी की वजह से जो होता है वजन कम होने लग जाता है। तो इस बात को हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इस चार्ट में भी देख रहे होंगे कि बच्चे जो है कैसे कैसे विकास कर रहे हैं। 1 वर्ष में ये ऐसे करने लग जाते हैं, 2 वर्ष में इनकी ये प्रतिक्रिया होने लगता है, 3 वर्ष के बाद में इसकी अवधि में ये होता है, और धीरे धीरे जो इनके 5 वर्ष की अवधि होती है पर वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये डायग्राम जो है, ये फ्लो चार्ट जो है बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आगे जो है हमारा देखिए क्या है, हड्डियों का विकास। दूसरा पॉइंट जो आता है हड्डियों का विकास। हड्डियों के विकास में हड्डियों के आकार में वृद्धि तथा उसकी संरचना में परिवर्तन शामिल है। अस्थि विकास यानी ऑल्सोफिकेशन या हड्डियों के सुदृढ़ होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से बाल्यावस्था में होती है। शिशुओं के हड्डियों को आसानी से विकृत किया जा सकता है क्योंकि वे बहुत नरम होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो हड्डियां होती है बहुत ही नरम होते हैं। उदाहरण के लिए सिर का आकार सपाट हो सकता है यदि शिशु अधिकतर समय अपनी पीठ के बल सो लेता हो। तो दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि सपाट तब हो जाती है जब बच्चों को एक ही साइड से आप सुलाते हो। अगर ऐसा सुलाओगे तो बच्चा को जनरल सी बात है कि उसकी जो सर होगा वो सपाट हो जाती है, या उसकी छाती सपाट हो सकती है यदि वो पेट के बल हमेशा लेटा रहे। तो ये बातें जो है माता पिता को बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि हड्डियों का विकास ऐसे नहीं हो पाएगा। इस प्रकार यह सलाह दी जाती है कि हर 2 से 3 घंटों में शिशु की स्थिति को परिवर्तन करते रहिए। देखिए हर 2 से 3 घंटे में क्या कीजिए, बच्चों को जो है स्थिति को परिवर्तन कर दीजिए, नहीं तो बच्चे का जो सर है या उसकी शरीर का जो विकास है वो भी गलत तरीके से होगा, जो आप लोगों के लिए मुसीबत का एक कारण बन सकता है। उसके बाद दांतों का विकास। प्रसव पूर्व जीवन के 3 व 4 महीने में शिशु के जबड़े से दांत विकसित होने लग जाते हैं। देखिए ये जो होता है प्रसव पूर्व यानी प्रसव के पूर्व
जीवन के तीसरे या चौथे महीने में शिशु के जो होते हैं जबड़े जो होते हैं बनने स्टार्ट हो जाते हैं, किंतु वे अब तक नज़र नहीं आते हैं जब तक कि शिशु 5 से 6 माह की नहीं हो जाता है। तब पश्चात 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक दांत प्रति माह एक एक दांत दर से निकलना आरंभ हो जाता है। देखिए ये जो होता है 5 और 6 महीने में उनकी माँ में निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद 2 वर्ष तक ये दांत जो बनने की प्रक्रिया है कंटिन्यू चलता ही रहता है। अगला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा ये है आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान। देखिए इसमें भी बताया है कि आरंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की अवृद्धि उतनी ही तीव्र नहीं होती जितनी कि शिशु की अवस्था में होती है। यानी बात सही कह रहा है कि शिशु अवस्था में बच्चों का जो विकास होता है ना काफ़ी तेज़ी से होती है, ठीक है, जबकि अब के समय इस अवधि के दौरान बच्चे अनेक कौशलतों जैसे चलना, दौड़ना, संतुलन बनाना, स्वयं कपड़े पहनना विकसित करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो उनका विकास का शुभ आरंभ हो जाता है। तो यही हम अब पढ़ने वाले हैं कि आरंभिक अवस्था के दौरान क्या क्या होता है। दोस्तों इससे पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा, एक बार अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा कर लीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो देखना है आपने तो पूरा वीडियो देखिए, बीच में छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि इससे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कहते हैं ना कि अधूरा जानकारी जो होती है ना सबसे अधिक खतरनाक होता है। आप आधा वीडियो देख के चले जाइएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्या कीजिएगा, फिर अफसोस जताइएगा। इसलिए कहते हैं जो भी कार्य करो उसको संपन्न करके ही निकलो, क्योंकि संपन्न सबसे अच्छा होती है। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात और फिर से कहना चाहूँगा कि अभी भी अपने दोस्त फ्रेंड जो आसपास हैं रिश्तेदार, अगर उनमें से कोई नए बोर्ड पढ़ रहे हैं तो उनको एक बार इस चैनल के बारे में बता दीजिए। आपको जबरन उसको कहने की जरूरत नहीं है, फोर्स नहीं करना है, आप उनको बता दीजिए कि भाई एक बार देख के तुम देख लो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो अपना तुम कंटिन्यू रखना, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को जरूर बताइएगा कि भाई एक चैनल है जिसके बारे में अभी नए नए बने हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, और आप समझ जाओगे तो आप एग्जाम के लिए भी अच्छे कर सकोगे। तो इतना तो आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है हर एक क्षेत्र में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में NIOS के बच्चे पढ़ते ही पढ़ते, क्योंकि ये नेशनल बोर्ड है और नेशनल बोर्ड का मतलब यही होता है कि पूरे भारत में है। ठीक है, कहीं भी चले जाइए NIOS बोर्ड होगा ही होगा। तो इतना तो जरूर आप कर सकते हो। ठीक है, इतना जरूर करना। मैं अगला टॉपिक पे जा जाते हैं। क्या कहता है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक ये कहता है कि लंबाई तथा वजन। जब शिशुअवस्था की तुलना में सूफी की लंबाई तथा वजन में समग्र वृद्धि धीमी हो गई थी, तब उसका वजन प्रति वर्ष लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम तथा लंबाई 2 से 3 इंच बढ़ने लग गया था। तो ये तो लंबाई और वजन में वृद्धि की बात की गई है। उसके बाद है शारीरिक अनुपात। सूफी के चेहरे में परिवर्तन हो रहा है और वह बड़ी बच्ची दिखने लगी है। अब वह 4 वर्ष की हो गई है और उसका गोल मटोल चेहरा छुपने लगा है। उसके शरीर के विभिन्न भागों में परिवर्तन भिन्न अनुपातों में हो रहा है। सिर का विकास धीमा है, हाथ पैर तीव्र से बढ़ रहे हैं और शरीर मध्यम गति से बढ़ रहे हैं। चेहरे के नाक नक्श अभी छोटे हैं, किंतु कुहोटी अधिक विकसित तथा गर्दन बड़ी हो गई है। जब वह 6 वर्ष की थी हो जाएगी तब उसके शरीर का अनुपात व्यक्ति जैसे दिखने लग जाएंगे। तो बात तो सही है दोस्तों, जैसे जैसे बच्चों में आगे विकास होती रहती है उनके सारे शारीरिक परिवर्तन होना संभव हो जाता है। अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है? ज्ञानात्मक विकासीय पेशी। इसमें से सब अवस्था है। सबसे पहले सब ज्ञानात्मक तात्पर्य पेशी संचलन से है। ठीक है, पेशियाँ यानी मांसपेशियों के बनने से है। मांसपेशियाँ जो होते हैं अब शरीर में बनना बहुत जरूरी होता है। हम जान चुके हैं कि अब सूफी के अपने शरीर के विभिन्न मांसपेशियों पर अत्यधिक नियंत्रण विकसित कर लिया है। इसे ज्ञानात्मक विकास ही कहते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास ही कहते हैं। यह शरीर तथा शरीर के भागों का स्वयं संचलन है। इसमें सकल संचलनों पर नियंत्रण तथा सूक्ष्म समन्वय शामिल है। सकल पेशियां विकास करते बड़ी पेशियों पर नियंत्रण होती है। देखिए दोस्तों, ये जो कुछ दिखाए गए हैं यहाँ पर है कि 3 माह में गर्दन का ठिकाना, 5 माह में सहारे बैठना, ये बच्चों की जो अवस्था विकास की जो चरण है उसको यहाँ दर्शाया गया है, जो बहुत जरूरी है कि किस बच्चों में किस मास में किस चीज़ में विकास होती है। ठीक है, ये पेशियां घुटने के बल चलने, खड़े होने, चलने, ऊपर चढ़ने तथा दौड़ने जैसी प्रक्रियाओं में सहायक सिद्ध होती है। जो मांसपेशियां दोस्तों बनता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पैर के बल चलते हैं तो उनको मांसपेशियां ही उनको सुरक्षित प्रदान करता है। सूक्ष्म गुणात्मक विकास में छोटी पेशियों का प्रयोग शामिल है। कप या क्रमण, रंगों के पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन या टिप्स लगाना, ड्राइंग्स करना तथा सीखना आदि छोटी पेशियों का प्रयोग होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हुए न केवल हाल पहल से विकास ज्ञानात्मक
कौशलों को और प्रवृत्त करते हैं बल्कि नए ज्ञानात्मक कौशलताओं को भी विकसित करते हैं। शैशव अवस्था में अधिकतर नए ज्ञानात्मक कौशल विकास होते हैं, जैसे सहारा लेकर बैठने से बिना सहारा लेकर बैठना। तो ये सब चीज़ें जो होता है बच्चों में आरंभिक विकास के कुछ चरण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपने भी ये देखे होंगे, जो आपके घर में बच्चे होंगे उनमें भी इसी तरह से विकास होता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा? जब आपके घर में बच्चे हैं, आपने देखा है, सीखा है, समझा है, जाना है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान पड़ जाता है। तो यही तो मैं कहता हूँ कि आप देखिए, बच्चों को हम बारे में जान रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में जानिए ना, कि आपने देखा है, सोचा है, समझा है, तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं लिख सकते हो? एग्जामिनर भी तो यही आपसे पूछ रहा है कि विकास क्या है, विकास कैसे होता है, बच्चे कैसे बढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सामानों को पकड़ना सीखते हैं। तो यही तो क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों मैंने कहा ना, समझना बहुत ज़रूरी है, तभी विकास भी आपका भी ज़रूरी है। आगे जो है क्या, आरंभिक बाल्यावस्था, इसमें स्थूल गणनात्मक कौशल का विकास। दोस्तों ये जो होता है स्थूल गणनात्मक कौशलता का विकास, प्रथम 4 या 5 वर्षों के दौरान बच्चा स्थूल संचलन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और इस अवस्था में अधिकतर मौलिक गणनात्मक कौशल जैसे दौड़ना, पकड़ना आदि को शैशव अवस्थाओं की तुलना में अधिक सटीकता के साथ किया जाता है। ये बहुत ही सटीकता के साथ दोस्तों की जाती है। 5 वर्ष की आयु के पश्चात पेशवी समय में मुख्य रूप से विकास होता है। स्कूल पूर्व बच्चों में निम्नलिखित सकल सकारात्मक गतिविधियों का कौशलता को देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि बच्चों में जो है छोटी छोटी गतिविधियाँ बहुत ही देखने को मिलता है जो बच्चे करते हैं। आपके पास आसपास बच्चे होंगे, देखना उसमें क्या होता है। पर कोई बच्चा होगा ना, उसके पे देखना, पकड़ा के अपने हाथ पकड़ने की कोशिश करना और या पकड़ाने की कोशिश करना, देखते हो क्या वो रिएक्शन लेता है। सबसे पहले जो होता है इसमें स्थूलता में दौड़ना होता है। पहले दौड़ने चलने से कुछ अधिक कठिनाई होती है बच्चों को, क्योंकि पहले स्टार्टिंग जब कोई करता है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती ही है। किंतु जब 5 या 6 वर्ष की आयु तक बच्चा बिना गिरे आसानी से दौड़ लेता है, क्योंकि उसमें विकास जो है धीरे धीरे प्रवृत्त होती चली जा रही है। फिर क्या होता है दोस्तों, उछलना सीखता है। बच्चे अपने चौथे जन्मदिन तक आसानी से छलांग लगाता है। वह लगभग 12 इंच की ऊंचाई से छलांग लगा सकता है। 5 वर्ष की आयु के बच्चों के अवरोधों के ऊपर ये छलांग लगाने में कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि बच्चा जो है बड़ा हो चुका होता है और उसको जो छलांग मारने में उसको कोई तरह की कठिनाइयाँ नहीं रहेगी। उसके बाद जो है रस्सी कूदना तथा छल्ला घुमाना। रस्सी कूदना तथा छल्ला घुमाना उछलने के परिवर्तित रूप है। यदि उसे अवसर दिया जाए तो 6 वर्ष की आयु तक बच्चा अच्छी तरह से रस्सी जो है उसे कूदने लग जाता है, क्योंकि बच्चों में देखिए गुण जो आएगा वो इसी उम्र में आएगा और इसी उम्र में ही सीखने की कोशिश करेगा। फिर वो क्या करेगा, अगला जो होगा टॉपिक हमारा चढ़ना। 2 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चा रेलिंग पकड़कर या किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जा सकता है। देखिए बचपन में भी वो पैरों के जो है पैरों के रिगार्डिंग चलाता, ऊपर जाता था, लेकिन अब जो है खुद को अपने हाथ पकड़ के आने की कोशिश करेगा, यानी पैर के बल चलेगा। सीढ़ी चढ़ने की व्यास की विधि, जिसमें पहले एक पैर फिर दूसरे पैर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये देखने को देखने को आपको मिल जाएगा। इस विधि को बच्चे 4 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं, बशर्ते बच्चों को ऐसा करने का व्यापक अवसर प्राप्त हो। लेकिन बात ये होती है ना कि बच्चे को अगर आप ऐसा सिखाते हो तब ना सीखेगा, कि बच्चे तो पहले माँ के बल चले जाते थे, ऊपर चढ़ जाते थे सीढ़ी पे दोनों हाथ और पैर के रिगार्डिंग, लेकिन अब जो है वो पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। उसके क्या है, तिपहिया साइकिल चलाना। देखिए दोस्तों ये जो होता है काफ़ी गाँव जो है उस क्षेत्र में देखने को मिलता है कि बच्चों को 3 पहिए जो होता है वो दी जाती है, जिसमें 3 पहिए बने होते हैं। आपने देखा भी होगा अपने गाँव में ऐसे बने होते हैं, ठीक है। यहाँ चक्के लगे होते हैं, यहाँ लगे होते हैं, यहाँ, और इसके ऊपर जो होते हैं बच्चे पकड़ के इसको ले पकड़ के चलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बैलेंस कंट्रोल रहती है और बच्चे बहुत आसानी से चलने सीख लेते हैं और इससे सीखना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक बहुत कम बच्चे तिपाही साइकिल चला पाते हैं। 3 से 4 वर्ष की आयु के बीच बच्चे जिन्हें ऐसा करने का अवसर प्राप्त होता है इस साइकिल का प्रयोग चलाने जाते हैं। तो यही बात है ना, जिसको अवसर, देखिए दोस्तों हमने चैप्टर के सारांश में यही बात सब जानने की कोशिश किया है कि बच्चे को अगर अवसर दिया जाए, बच्चों को सही शिक्षा दिया जाए, बच्चों को सही साधन दिया जाए तो बच्चे जो है काफ़ी अच्छे विकास करेंगे। कि विकास के साथ उनकी वृद्धि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनमें जो है पोषणता की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों में पोषणता के भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनको संतुलित आहार दिया जाए, तभी जो है एक बच्चे का पुण्य विकास होगा। तभी कह सकते हो कि बच्चों का क्या हुआ है, पुण्य विकास हुआ है। आगे क्या है दोस्तों, देखिए गेंद फेंकना पकड़ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को एक्टिविटी आप करवाएं तो वो क्या करेगा, गेंद पकड़ेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। जब 6 वर्ष की आयु तक बच्चे इस कौशल में निपुण प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि प्रत्येक आयु में इस कौशल में व्यापक अंतर होता है। देखिए
आपने देखा होगा कि आयु के प्रत्येक आयु में जो कुछ बातें जो होती है बहुत ही अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सर्वप्रथम बच्चा बाल को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बाल बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं किसी भी, ठीक है, माता को पकड़ना बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो केवल अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, बाद में पूर्णतः समर्थ रूप से अपनी हथेलियों के बीच बाल को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार जो है बच्चे धीरे धीरे कुछ जो है गुण सीखते चले जाते हैं, जो उनके विकास को दर्शाता है। ठीक है, कि उनमें कुछ गुणात्मक वृद्धि हुआ है। उसके बाद है सूक्ष्म गुणात्मक कौशल का विकास। जब बच्चे आरंभिक बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो वस्तुओं के साथ साथ काम करने तथा हाथों का प्रयोग करने की क्षमता सभी नहीं होती है। यानी बच्चों में स्टार्टिंग से सब कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा, किंतु जैसे जैसे वह छोटी वस्तुओं के साथ खेलते हैं और गतिविधियां करते हैं, उनकी छोटी पेशियां विकसित होने लगते हैं और सूक्ष्म मोटर जैसे कुशलता में सुधार होता है। आंखों तथा हाथों में समय सुधार से भी सूक्ष्म गुणात्मक कुशलता के विकास करने में सहायता मिलती है। आरंभिक बाल्यावस्था को वर्षों में फाड़ने, काटने, चिपकने, कल्लों तथा आटे के गोले से खेलने, ड्राइंग, मानकों तथा पेरोनों जैसी गतिविधियों को आंखों तथा हाथों समेत मोटर कौशल के विकास करने में काफ़ी मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, ये फोड़ने, काटने, चिपकाने, क्ले, आटे गोने, ये सब जो होते हैं बच्चों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इन चीज़ों से बहुत से कुशलताओं का प्रवक्त जाते हैं, यानी सीखते हैं उससे। इसमें कुछ बातें जो है नीचे कौशल दिए गए हैं जिन्हें बच्चे 5 वर्ष की आयु में विकसित करता है। अब देखते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी है जिसमें बच्चे जो है 5 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। ये जो बातें कुछ है, स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना तो तैयार होना। देखिए बच्चे जब 5 या 6 साल के हो जाते हैं, 5 वर्ष की उम्र हो जाती है, तो स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना तथा तैयार होना, ये जनरल सी बातें वो सीख लेते हैं। 5 वर्ष की आयु तक बच्चों वयस्कों की तरह भोजन करना आरंभ कर देते हैं, पूरी तरह कपड़े पहन लेते हैं और सही ढंग से अपने बालों को कंघी करने लग जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों में आपको देखने को मिलेगा ही। आगे जो है देखिए क्या है, लेखनी जो होती है 5 वर्ष की आयु तक बच्चे बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख लेता है। 6 वर्ष की आयु तक वह अंग्रेजी के सभी अक्षरों को सीख ले सकता है यदि उन्हें इन्हें सिखाने का अवसर प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर सही कहा गया, अगर बच्चों को हम स्टार्टिंग से इन चीज़ों को सिखाने की कोशिश करें तो जरूर जर्नल सी बात है, बच्चे इन सब बातों में काफ़ी सीख जाएंगे। उनको बड़े बड़े अक्षर लिखने भी आ जाएगा, सारे कुछ को समाधान करना भी सीख लेंगे। ठीक है, और थोड़ा कुछ होगा तो उनको सीखने के लिए कुछ बचना नहीं है चाहिए। आगे है नकल करना। 2 से 5 वर्ष के बीच आयु के अधिकतम बच्चे सामान्य ज्योतिर्मय चित्रों को नकल करने में सक्षम रहते हैं। आपने देखा होगा कोई छोटा सा बच्चा होगा ना, अगर आप उसको कुछ दिखाने की कोशिश कीजिएगा तो वो फटाक से उस चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। तो आप कह सकते हो कि जो ये 5 से 6 वर्ष की जो आयु होती है, जो बच्चे सीखने का जो सबसे अच्छा उम्र होता है, इसमें बच्चे जो है बहुत कुछ को सहज करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जो होते हैं स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना, तैयार होना सीखते हैं। उससे लेखनी भी करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 वर्ष में वो बड़े बड़े अक्षरों को पढ़ना सीख लेते हैं, नकल करना सीख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम विकास की जो है जो ग्रोथ की जो कहा जाता है कि अवधारणाएं वो बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इसका यही कंक्लूजन है, सार निकलता है कि जो हम इस चैप्टर में करने की कोशिश किया है, इसमें हमने जो विकास की सभी धारणाओं को पढ़ने की कोशिश किया है, चाहे उसका कारक हो, चाहे उसका प्रकार हो, चाहे उसका विकास हो, चाहे उसका सिद्धांत हो। ये सारी पहलू एक बात को दर्शाता है कि अगर कोई बच्चा अगर पर्सनली अच्छे से है, अगर बच्चा है कोई, तो उसका अगर अभिवृद्धि और विकास आप चाहते हो तो ये विकास बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ बातों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चे को अगर विकास करना है तो अभिव्यक्ति का विकास करेगा सबसे पहले, फिर सीखना और प्रयोक्ता करेगा, फिर अनुवांशिक वातावरण में विकास के सिद्धांत। तो ये सारे चीज़ें जो है बच्चों में विकास में पाया जाता है। और कह सकते हो इसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है, कंटेटिव डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, सोशल इमोशनली डेवलपमेंट होती है। ठीक है, पर्सनल अवेयरनेस होती है, न्यूट्रिशन, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन होता है। तो इस तरह से जो होता है बच्चों का विकास, बच्चों के विकास में सारे फैक्टर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ही बच्चे का विकास होता है। ठीक है, उसमें आपको जो है पर्सनल अवेयरनेस भी जरूरी है। अगर बच्चे को आप अच्छा बस अच्छा बनाना चाहते हो तो पर्सनल अवेयरनेस दो। ठीक है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट दो कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है समझो और आप उसको समझाने की कोशिश करो। फिर बच्चे जो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट करो, ये लैंग्वेज वो कैसा बोल रहा है। कुछ बच्चे को आप देखोगे ऐसे बोलते हैं जैसे मानो कि उनके अंदर पहले से सभी गुण प्रेजेंट हो रहे हों। तो ये सब जो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के। उसका कॉन्सेप्टिव्स
डेवलपमेंट होना भी बच्चों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उसको आगे बढ़ाएगा। फाइन मोटर डेवलपमेंट जो होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उसके विकास के लिए, ठीक है। उसका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट भी एक अपने जगह पर खासियत रखता है, क्योंकि इससे बच्चे का काफ़ी आध्यात्मिक सब कुछ विकास होता है, ठीक है। इस तरह से जो बच्चे हैं विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण करते हैं। और इन सब विकासों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है दोस्तों, आपको पता है, न्यूट्रिशन विजुअल, ठीक है, पोटेशन। ये जो होता है न्यूट्रिशन जो होती है, अगर बच्चे जैसे मर्जी हो, विकास भी उसके अंदर गुण भी हो, अगर उसके पास न्यूट्रिशन अच्छे नहीं दिया जा रहा है तो शायद वो अच्छा विकास नहीं कर पाएगा। तो माता पिता को यही बात को ध्यान देना चाहिए, जो उनके बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए हर तरह के न्यूट्रिशन दी जाए, ठीक है। न्यूट्रिशन देने से ये होगा कि बच्चों का जो है मानसिक, शारीरिक और बुद्धि विकास होगा, वो ओवरऑल विकास करेंगे और उनकी काफ़ी विकास जो है आगे चल के उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि बच्चों कहते हैं ना, बड़े तब बनते हैं जब बच्चे होते हैं। जब बच्चों में आपने हर तरह के विकास दिया होगा तो संभव है कि आने वाला समय में बच्चे ना तो बीमार पड़ेंगे, ना तो उनको कोई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है वो विकास के अपने परम सीमा तक पहुंच जाएंगे। और इस तरह से आपके जो बच्चे होंगे आदर्शमय होंगे और आपको खुशी प्रदान करेंगे। अगर ऐसा विकास नहीं हुआ तो आपको पता है कि बच्चे किस कंडीशन में जाएंगे और किस राह पे चले जाएंगे, जहाँ से आपको संभालना शायद मुश्किल ही पड़े, क्योंकि आसान तो होगा नहीं। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, एक बार अगर आपने विकास सही ढंग से नहीं किया तो वो फिर आपस लौट के कभी नहीं आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था विकास की अवधारणाएं क्लास 10 NIS बोर्ड का, ये खत्म हो गया है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आपके गली आसपास, ठीक है, कोई भी NIS पढ़ता हो तो इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आप उनके संपर्क में रहे होंगे, और बताइए, क्या पता उनको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आपने लाइक, शेयर और कमेंट भी करोगे, ठीक है। अगर आपको मेरी किसी बात पे आपको कमेंट करना है, कुछ समझना है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं सिर्फ चैप्टर डाल दिया, आपने कर लिया, हो गया। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ बातें समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, आपका भी नेट का पैसा लग रहा है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नेट, बिना पैसे के नेट नहीं मिलेगा, नेट के बिना आपका चलेगा नहीं चैनल, तो आपको पूछने का अधिकार बन जाता है, ठीक है। चलिए, मैं तो अपने, कहते हैं ना, अपनों की तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपका विचार भी अपनों जैसा ही होना चाहिए। आप मुझे गुरु मानोगे तभी आप मुझे शिष्य, आपको मैं शिष्य समझूंगा, ठीक है। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता को गलत नहीं होना चाहिए, और आप एक दूसरे से पूछ सकते हो। इसी आशा के साथ कि आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, गली मोहल्ले में जो बच्चे पढ़ रहे हैं NIS बोर्ड में, उनको भी बताइएगा, ठीक है। हम अगले टॉपिक पे अगली बार मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।